हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इन टफ से दिखने वाले पर डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है। पूरा डिटेल में हम समझेंगे। आप बस नोट करते जाइएगा और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, बस इतनी खचाखच भरी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, द बस वॉज सो जैम पैक्ड दैट देयर वॉज नो प्लेस टू इवन स्टैंड कंफर्टेबली। खचाखच को हमने बोला है जैम पैक। इसको एक और वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है, टाइटली पैक। इन दोनों का मतलब सेम ही है कि समथिंग इज सो फुल of people or things that there is no room for anymore। किसी और चीज को रखने या एडजस्ट करने की कैपेसिटी बची ही नहीं है। ठीक है ना। इसको इसीलिए इस सेंटेंस से हमने बताया है। बट इंग्लिश में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसको डिस्क्राइब करने का कोई एक सेट मेथड नहीं होता। आप उसको डिफरेंट वेज में अपने तरीके से उसको बोल सकते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को एक और तरीके से बोल सकते हैं, द बस वॉज सो क्राउडेड दैट स्टैंडिंग कंफर्टेबली वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। लैक ऑफ स्पेस का भी सेम ही मीनिंग है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी तो इंग्लिश बोलना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी जितनी आज थी। देखते हैं इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई हैव नेवर सीन सच अ क्राउड बिफोर एज मच एज देयर वाज टुडे। अब यहाँ पे देखिए क्लियर है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं आज की भीड़ से पहले की भीड़ को। तो उस कंपैरिजन को बताने के लिए हमें कुछ तो यूज करना होगा, और वो कुछ है एज मच एज। मतलब जितनी आज थी उतनी पहले मैंने नहीं देखी। नेवर यानी कभी नहीं। तो नेवर सीन यानी कभी नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन सच अ क्राउड बिफोर एज मच एज देयर वाज टुडे। अगला सेंटेंस है, आज कार खराब थी तो बस में जाना पड़ा, वरना मैं कभी भी बस से नहीं जाता। अब इस सेंटेंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। My car was not working today, so I had to take the bus, otherwise I would never go by bus। अब पहले समझने वाली बात है कि वरना को हमने कैसे लिखा है। वरना का मतलब है अदरवाइज, इसीलिए अदरवाइज सेंटेंस में यूज किया। कार खराब थी, उसको किस तरीके से बोला जा सकता है। देखिए इसको डिफरेंट तरीके से बोला जा सकता है। हमने यहाँ लिखा है माई कार वॉज नॉट वर्किंग टूडे, जो कि अप्रोप्रिएट है। बट हम एक चीज और यूज कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं माई कार ब्रोक डाउन। अब यहाँ ब्रेक डाउन का जो मतलब है वो व्हीकल और मशीन के लिए यूज होता है जब वो काम करना बंद कर देती है। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कार खराब थी, इसीलिए हम बोलेंगे माई कार ब्रोक डाउन। सो क्या करना पड़ा, कार खराब हो गई इसीलिए बस लेनी पड़ी, जिसको बोलेंगे सो आई हैड टू टेक द बस, अदरवाइज आई वुड नेवर गो बाय बस। तो इस स्ट्रक्चर से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। बस आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। फिर है, कार का टायर बिल्कुल फ्लैट था, उसमें बिल्कुल हवा ही नहीं थी। The car's tire had no air at all. The entire tire was completely flat। जब भी कार का टायर में हवा निकल जाती है उसे बोलते हैं फ्लैट टायर। किसी भी रीजन से निकले उसे फ्लैट टायर ही बोला जाता है। उसका मतलब ही होता है पंक्चर हो गई और हवा निकल गई। इसीलिए ये सेंटेंस में हमने बोला है कि कार्स टायर हैड नो एयर एट ऑल। या हम ये भी बोल सकते थे माई कार्स टायर गॉट पंक्चर्ड। सेम मीनिंग है दोनों का। कार के टायर में कील लग गई जिससे टायर पंक्चर हो गया। इंग्लिश में कहेंगे अ नेल गॉट स्टक इन द कार्स टायर कॉजिंग अ पंक्चर। कील को इंग्लिश में बोलते हैं नेल, इसीलिए हमने स्टार्ट किया अ नेल गॉट स्टक। गॉट स्टक का मतलब फंस गई या कील लग गई। सेम मीनिंग बता रहा है। किसमें फंस गई, कार के टायर में, तो इन द कार्स टायर। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, पंक्चर हो गया, इसीलिए हमने बोला कॉजिंग। कॉज का मतलब होता है कारण या जो भी रिजल्ट उसका हुआ, कॉजिंग अ पंक्चर। हम ये भी बोल सकते थे कि कार्स टायर गॉट पंक्चर। सेम मीनिंग होगा।
नेक्स्ट है मेरे पास कार के टायर में हवा भरवाने का समय भी नहीं था। इंग्लिश में कहेंगे आई डिड नॉट हैव द टाइम टू गेट एयर फिल्ड इन द कार टायर। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आई डिड नॉट हैव द टाइम। अब किसके लिए? हवा भरवाने के लिए। उसे कैसे बोलेंगे? टू गेट एयर फिल्ड। किसमें? इन द कार टायर या इन द कार टायर। फिर है जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा पर बहुत देर हो गई। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जैसे तैसे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और उसे डिटेल में देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। I somehow managed to make it to the office but got really late. अब जैसे तैसे को हमने लिखा है somehow। अब क्योंकि हमने मैनेज ही किया जैसे तैसे, इसीलिए हमने लिखा है I somehow managed। क्या मैनेज किया हमने? ऑफिस पहुंचने के लिए, तो उसको बोला है make it to the office। got really late यानी बहुत ही लेट पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। फिर मुझे बॉस की डांट सुननी पड़ी। आज का तो दिन ही खराब था। इंग्लिश में कहेंगे देन आई हैड टू लिसन टू माई बॉसेस स्कोल्डिंग। टुडे वॉज जस्ट अ वेस्टेड डे। अब क्योंकि हमने हिंदी में बोला है डांट सुननी पड़ी, डांट को इंग्लिश में बोलते हैं स्कोल्ड। वर्ड जो है वो है स्कोल्ड। बॉसेस स्कोल्डिंग यानी बॉस की डांट। तो जब भी किसी को डांटना, डपटना, फटकारना जैसा वर्ड यूज करना हो उसको स्कोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है वेस्टेड डे, मतलब दिन खराब था उसको बताने के लिए हमने वेस्टेड डे का यूज किया है। शाम को घर पहुंचकर बहुत चैन मिला। रिटर्निंग होम इन द इवनिंग ब्रॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ। रिटर्निंग होम यानी घर पर वापस पहुंचना, इन द इवनिंग यानी शाम को, ब्रॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, चैन की सांस ली या राहत मिली, ये सब बोलने के लिए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ अप्रोप्रिएट है। अचानक बारिश के साथ ओले गिरने लगे। इंग्लिश में कहेंगे सडनली हेल स्टोन स्टार्टेड फॉलिंग अलोंग विद द रेन। बारिश के साथ गिर रहे हैं इसीलिए हमने यूज किया है अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ। ओले, ओलों को इंग्लिश में बोला जाता है हेल स्टोन्स। हेल का मतलब होता है छोटे बॉल्स ऑफ आइस जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, उन्हें हेल बोला जाता है। हेल स्टोन्स ओले होते हैं। सडनली का मतलब है अचानक। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि इससे इलाके में कारों और छतों को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसी न्यूज आपने न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ी होगी और आप खुद बोलते भी हैं। तो ओलावृष्टि क्या है? अभी हमने पिछले सेंटेंस में डिस्कस किया कि जब ओले गिरे बारिश के साथ और उसके साथ हवा भी आए तेज, तो उसे ओलावृष्टि कहते हैं। इसको इंग्लिश में हेल स्टॉर्म बोला जाता है। हेल स्टोन्स तो हो गए ओले, हेल स्टॉर्म हो गया ओलावृष्टि। The hailstorm was so intense that it caused significant damage to cars and roofs in the area. Intense बताता है कितना तेज था, उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा थी, उसे intense से बताया गया है। It caused significant damage मतलब डैमेज जो था वो बहुत ज्यादा था। बारिश में चाय और पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। इंग्लिश में चाय आप सभी को पता है टी को बोला जाता है और पकोड़ों को बोला जाता है फ्रिटर्स। फ्रिटर्स। तो इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बोला जाएगा हैविंग टी एंड फ्रिटर्स इन द रेनी सीजन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। हैविंग टी एंड फ्रिटर्स यानी चाय या पकोड़ों को खाने के लिए हैविंग का यूज किया गया है। रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस यानी अमेजिंग एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस, मजेदार एक्सपीरियंस। अचानक ही मौसम बदल गया, दिन में तो बहुत तेज गर्मी थी। Suddenly the weather took a turn. It was scorching hot during the day. अचानक के लिए suddenly का यूज किया है। मौसम को वेदर बोलते ही हैं। बदल गया, उसके लिए हमने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है जिसको बोला गया है टेक अ टर्न। तो चूंकि बदल गया बोला है इसीलिए टुक अ टर्न लिखा है। बहुत तेज गर्मी को कैसे बताना है? स्कॉर्चिंग हीट यानी झुलसाने वाली गर्मी, तेज गर्मी।
So suddenly the weather took a turn. It was scorching hot during the day. सबने बैठकर खूब सारी बातें की. We all sat together and talked a lot. We all sat together and talked a lot. फिर है हमारा घर पर खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए हम सब एक साथ रेस्टोरेंट चले गए. इंग्लिश में बोलेंगे We did not feel like cooking at home, so we all went to the restaurant together. यहाँ पे देखिए feel like, जब हम इसके साथ not लगा देते हैं, not feel like यानी मन नहीं था, ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हमने बोला we did not feel like cooking at home and restaurant together. हिंदी में मैंने लिखा है रेस्टोरेंट, बट जब इंग्लिश में बोला जाता है तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट. इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है, आप प्लीज उसे चेक कीजिएगा. सुबह मैंने न्यूज देखी तो देखा कि कई जगहों पर बिजली गिरी है. बिजली गिरना को इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक. तो इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म होगा इन द मॉर्निंग आई वॉच्ड द न्यूज एंड सॉ दैट लाइटनिंग हैड स्ट्रक इन मैनी प्लेसेस. देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन का बहुत डिफरेंट तरीका हो सकता है, आप किसी भी वे में उसको फॉर्म कर सकते हैं, बट आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स आने चाहिए, कहाँ पे किस चीज को कैसे प्लेस करना है, तो आप इजीली सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे. इन द मॉर्निंग आई वॉच्ड द न्यूज एंड सॉ दैट लाइटनिंग हैड स्ट्रक इन मैनी प्लेसेस. इस बार थाई फूड ट्राई किया, मैं तो रेड थाई करी का फैन हो गया. इंग्लिश में बोलेंगे दिस टाइम वी ऑल ट्राइड थाई फूड. I became a fan of red Thai curry. फिर लास्ट सेंटेंस है फिर हमने रात को मूवी देखी, मूवी में जबरदस्त एक्शन था, देखकर मजा आ गया. इंग्लिश में कहेंगे देन वी वॉच्ड अ मूवी एट नाइट. द मूवी हैड इंटेंस एक्शन सीन्स. वॉचिंग इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. अब जब हम बोल रहे हैं उसके बाद, फिर का मतलब है उसके बाद, तो देन का यूज किया. वॉच्ड अ मूवी यानी मूवी देखी, कब देखी, नाइट में देखी, तो नाइट को बोलने के लिए हमने बोला है एट नाइट. नाइट के पहले हमेशा एट ही लगाया जाता है. इन नाइट, ऑन नाइट नहीं बोलते हैं, एट नाइट, ये याद रखिएगा. इंटेंस एक्शन सीन्स यानी बहुत सीरियस एक्शन सीन्स थे, उसके लिए हमने इंटेंस एक्शन सीन्स का यूज किया है. और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस यानी मजेदार एक्सपीरियंस. थैंक यू एवरीवन. आज के लेसन में इतना ही. अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपकी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, उन्हें देखना मत भूलिएगा. थैंक यू.